हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? चलिए, स्वागत करता हूं आज डे 15 ऑफ अभ्यास बैच। और आज बात करेंगे, हमारा जैसा डिसाइड हुआ था कि मास्टर क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है, मास्टर प्रॉब्लम और कंसोलिडेटेड पी एंड एल। चलिए, अरे यार, मैंने चैट वगैरह के लिए चैट 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 के लिए, रुको यार, 2 मिनट रुक जाओ। यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर्वेश, राहुल, केबीडी लवर, माधुरी, सृष्टि, अंसारी जी। मैं ठीक हूँ बेटा। सर्वेश, सब चंगा सी। शुभी, सनी। चलिए, हाँ, फाइनली। सर क्या करने वाले हैं आज? पहले कंसोलिडेट पेंडल करवाने वाला हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट है। वो ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट है। ठीक है। तो सर क्या करने वाले हैं? कंसोलिडेशन करने वाले हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है। कंसोलिडेट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सर ये कैसे बनता है? आइए बताता हूं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सर्वेश भाई, हाँ हाँ, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आएगा यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में? यहां पर होल्डिंग का अमाउंट आएगा और सब्सिडरी का अमाउंट आएगा, और माइनस हो जाएगा इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो ये फाइनल अमाउंट आ जाएगा। सर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन मतलब सेल परचेज। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन मतलब सेल परचेज। होल्डिंग के लिए होल्डिंग ने सेल किया होगा, सब्सिडी ने परचेज किया होगा, या वाइजा वर्सा। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन यहां से हट जाएगा। ठीक है। दूसरा फिर क्या आता है? अदर इनकम्स। अदर इनकम्स। सर अदर इनकम्स का क्या होगा? अगेन, होल्डिंग का अदर इनकम, सब्सिडरी का अदर इनकम, होल्डिंग का अदर इनकम, सब्सिडरी का अदर इनकम। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनो, है ना, बहुत जरूरी है। माइनस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, माइनस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। तो ये आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है। फिर ये आ जाएगा टोटल इनकम्स। फिर आ जाएगा टोटल इनकम्स। फिर आ जाएगा टोटल इनकम्स। एक सेकंड वेट करोगे क्या? एक सेकंड वेट करो यार। एक सेकंड वेट करो यार, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड ना।
हाँ, गुड इवनिंग अक्षय। अपना चल रहा है कंसोलिडेट पीएनएल। अब बहुत लोग अनकंफर्टेबल होते हैं कंसोलिडेट पीएनएल में, तो इसलिए मैं आपको पूरा फॉर्मेट वाइज बता देता हूं कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। चलो, ये हो गया आपका अदर इनकम। अब क्या, अब बारी आएगी एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस। अब बारी आएगी एक्सपेंसेस। इसमें पहला क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये होल्डिंग का, ये सब्सिडरी का, तो ये आ जाएगा टोटल। उसके बाद आएगा परचेस, परचेजेस, होल्डिंग, सब्सिडरी। ऊपर आपने इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन हटाए थे, तो यहां पर भी हटेगा, बिकॉज एक के लिए परचेज तो एक के लिए सेल, एक के लिए सेल तो दूसरे के लिए परचेज। इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ठीक है, सीओएमसी परचेजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या करोगे, सॉरी, क्या करोगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, और उसमें से माइनस करोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। माइनस करोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस करोगे, और यहां पर आप नेट लिख लोगे। नेट आपका नेगेटिव आएगा बिकॉज चेंजेस इन इन्वेंट्री, चलो वो चेंजेस इन नेट नहीं, बस ठीक है, इतना समझ में आ गया। अनरियलाइज प्रॉफिट को बस तुम्हें यहां से माइनस करना है, चेंजेस इन इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट। अब जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको येलो मार्क कर दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको येलो मार्क करूंगा। ये इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। अब हर जगह मैंने जहां जहां इंटरकंपनी लिखा है तो मैं हर जगह येलो नहीं कर रहा हूं, मैं अब एक बार येलो कर लिया, समझ गए होगे। हाँ, एडजस्टेड परचेज अगर आया तो वो फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री नहीं आएगा, फिर डायरेक्टली बस परचेज एडजस्टेड आ जाएगा, बस ऐसा। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, होल्डिंग, सब्सिडरी, फाइनेंस कॉस्ट, होल्डिंग, सब्सिडरी, डेप्रीसिएशन, एंड अमोर्टाइजेशन। सर जी लव यू लॉट, लव यू टू बेटा। आपका नाम सीए जर्नी लिखा है एक्चुअली। होल्डिंग, सब्सिडरी, फाइनली अदर एक्सपेंसेस, होल्डिंग, सब्सिडरी, और माइनस इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस। क्योंकि अपन ने अदर इनकम में भी लिया था ना इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस, तो हो सकता है। ठीक है,
चेतना, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो ये हो गया अदर एक्सपेंसेस। ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस। ये आ गया टोटल इनकम्स और ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, थैंक यू सो मच शकील। अभी बात खत्म नहीं हुई है, बहुत जरूरी बात बोलने वाला हूं। कंसोलिडेट पीएनएल, अभी तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा? एक तो इंटर कंपनी एडजस्टमेंट हमें हर जगह हटाने, दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये याद रखना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम यहां पर ले रहे हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ले रहे हैं। फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आ जाएगा माइनस टैक्स एक्सपेंस होल्डिंग सब्सिडरी, इसमें कोई इंटर कंपनी नहीं होगा। तो हमें मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही बोल रहे हैं चक्रधर, कुछ ज्यादा सही बोल रहे हो आज। सर डेप में चेंजेस इन डेप आएगा ना? चेंजेस इन डेप, डेप में चेंजेस इन डेप आएगा मतलब? चेंजेस इन डेप आएगा मतलब भाई मैं समझा नहीं। चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखते हैं ना भाई, डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन होता है, पूरा लिखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंच गए, उसके बाद क्या लिखोगे? अब सुनिएगा ध्यान से, माइनस डिविडेंड्स। अब यहां हो सकता है प्रेफरेंस डिविडेंड हो, और आप भी जानते हो कि प्रेफरेंस डिविडेंड पहले आता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड बाय होल्डिंग, बाय सब्सिडरी और माइनस इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन। इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन मतलब, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग फ्रॉम सब्सिडरी। तो वो नेट नेट करके बाकी आ जाएगा। सर सेविंग इन डेप्रिसिएशन कहना चाह रहा होगा, अच्छा अच्छा, ओके, सेविंग इन डेप्रिसिएशन कहना चाह रहा होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो भी है, पहली बात तो तुम सेविंग इन डेप्रिसिएशन का दिमाग कहां से लाए? तुम सेविंग इन डेप्रिसिएशन का दिमाग लाए हो रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट हुआ जो हम एओपी पे कर रहे हैं, सेविंग इन डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। असेट की रीवैल्यूएशन के कारण जो भी इसमें आना था वो सब इसमें आ गया, समझे क्या? पर स्टिल इफ यू वांट तो तुम ऐसा लिख सकते हो यहां पर, ये किसने बोला था सबसे स्टार्ट किसने किया था? भाविन लुक्का। सर डेप्रिसिएशन में चेंजेस इन डेप्रिसिएशन आएगा ना? तो भाविन, अगर क्वेश्चन में असेट का रीवैल्यूएशन बोला गया है और हमें कंसोलिडेट पीएनएल बोला है, तो आप यहां पर प्लस माइनस एडिशनल और सेविंग इन डेप लिख सकते हो, लिख सकते हो।
अगर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन दिया है तो अब ये सिर्फ कब आएगा? ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। इंस्टीट्यूट का हालांकि अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना इस पे, मतलब कंसोलिडेट पी&एल के अंदर इंस्टीट्यूट ने ऐसा अभी तक नहीं बोला कि भाई फिक्स्ड असेट को रीवैल्यू किया था। ठीक है सर, इंटर कंपनी कैसे प्रेफरेंस हो सकता है सीएफएस में? ये थोड़ी ना अमलगमेशन। देखो बेटा ऐसा है, इंटर कंपनी कैसे, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे, होल्डिंग ने सब्सिडरी के प्रेफरेंस खरीदे, प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदे। तो होल्डिंग कंपनी ने क्योंकि सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे और सब्सिडरी कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड बांट रही है, जिसमें होल्डिंग कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, तो हो गया ना इंटर कंपनी। इंटर कंपनी का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया और होल्डिंग ने लिया। आया समझ में? सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे किया, होल्डिंग ने डिविडेंड रिसीव किया, इसीलिए इंटर कंपनी। ठीक है सर्वेश? समझ गए? ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो गया। अब बचा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें से माइनस करोगे एमआईज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एमआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करोगे एमआई के शेयर का प्रॉफिट। एमआई के शेयर का प्रॉफिट। सर ये क्या होता है? तुमने यहां पर सब्सिडरी का सेल लिया, सब्सिडरी की इनकम ली, सब्सिडरी के एक्सपेंस लिए, सब्सिडरी के एक्सपेंस, सब्सिडरी का चेंजेस इन्वेंट्री, सब्सिडरी के एक्सपेंस, सब्सिडरी के एक्सपेंस, सब्सिडरी के एक्सपेंस, सब्सिडरी के एक्सपेंस। तो जो प्रॉफिट आ रहा होगा, सब्सिडरी का टैक्स, ये जो प्रॉफिट आ रहा होगा, इस प्रॉफिट में सब्सिडरी का भी तो प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट में जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है, उसमें मान लो 80% होल्डिंग का है, तो 20% माइनॉरिटी का होगा ना। तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? सब्सिडरीज अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय एमआई परसेंटेज। सब्सिडरी की जितनी भी अर्निंग है मल्टीप्लाई बाय एमआई का परसेंटेज। मल्टीप्लाई बाय एमआई का परसेंटेज। बोलो रे, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसमें से माइनस कर दिया एमआईज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर ओनर्स ऑफ पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी के ओनर्स की अर्निंग बच गई, पेरेंट कंपनी के ओनर्स की अर्निंग बच गई। एक आखिरी चीज माइनस करेंगे यहां से,
एक आखिरी चीज माइनस करेंगे यहां से, माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी शेयर ऑफ होल्डिंग। प्री ये अब ये ओवरऑल प्रॉफिट हो चुका है जो होल्डिंग का है, पर इसमें अगर कोई प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट है, जैसे तुम एओपी बनाते हो तो यहां प्री, यहां पोस्ट करते हो और पहले से ही अलग अलग कर लेते हो। इस बार हुआ क्या है कि मैंने प्री भी कुछ नहीं बनाया, सबको मैंने पोस्ट मान लिया और उसमें से लास्ट में मैंने प्री वाला माइनस कर दिया। सर कैसे ये, सर वापस से समझाओ। सुनना सुनना ध्यान से सुनना। सपोज ये तुम्हारा डीओए है, ये तुम्हारा डीओ है, प्लीज इस पे ध्यान देना, ये तुम्हारा डीओ है। फर्स्ट अप्रैल 31 मार्च। तुमने क्या किया, तुमने पीएनएल के अंदर होल्डिंग की सेल ले ली 12 महीने की, तो सब्सिडी की सेल भी तुमने 12 महीने की ले ली, तुमने पूरा का पूरा ले लिया। ठीक है, होल्डिंग का तुमने परचेजेस एक्सपेंसेस 12 महीने ले लिए, तो सब्सिडी का भी तुमने परचेजेस एक्सपेंसेस 12 महीने के ले लिए। ठीक है, क्या मुझे 12 महीने के लिए लेना चाहिए? नहीं, डेट ऑफ एक्विजिशन तो ये है, तो मुझे तो लॉजिकली 6 महीने का लेना चाहिए, मुझे तो 6 महीने का लेना चाहिए, पर मैंने कितने का ले लिया? 12 महीने का। आया समझ में? मैंने तो 12 महीने का ले लिया, तो जो नीचे प्रॉफिट आ रहा है इसमें कौन किसका किसका प्रॉफिट है? होल्डिंग का और सब्सिडी का, और सब्सिडी का भी 12 महीने का है। उसमें से तुम माइनॉरिटी का शेयर पूरा पूरा 12 महीने का हटा दो, फिर जो प्रॉफिट बच रहा है वो किसका है? होल्डिंग का 12 महीने का और सब्सिडी का 12 महीने का, जिसमें होल्डिंग का शेयर है। होल्डिंग का 12 महीने का प्रॉफिट, सब्सिडी का भी स्टिल अभी भी 12 महीने का प्रॉफिट, जो कि होल्डिंग का शेयर है। माइनॉरिटी का शेयर निकाल दिया, उसमें से 6 महीने का प्रॉफिट जो होल्डिंग का शेयर है वो हटाना पड़ेगा ना प्री, तो माइनस होल्डिंग्स शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो इसमें से मैंने ये अगर हटाऊंगा, ये कौन सा प्रॉफिट है? सब्सिडीज का 6 मंथ का प्रॉफिट है, वो हटा दूंगा तो फाइनली प्रॉफिट बचेगा। बोलो अब बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? तो वाई आई एम एलिमिनेटिंग, बिकॉज इसके अंदर पेरेंट का पूरा प्रॉफिट है, सब्सिडरी का 12 महीने का प्रॉफिट है, होल्डिंग के शेयर का, पर उसमें से कुछ महीने का प्रॉफिट अपन हटा रहे हैं। तो ये आ जाएगा फाइनल अमाउंट। अब मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो ये होता है तुम्हारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये होता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। निशा, मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़कर जो आप बोल रहे हो वो करवा लूं क्या पहले? हाँ, ओ निशा, पढ़ लिया ना बेटा मैंने, आपकी बात पढ़ ली। इज इट मैंडेटरी क्या कि मैं हर चीज का रिप्लाई करूं? क्या होता है ना, डिस्टरबेंस होता है। आप एक चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, पर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ना सर हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है,
तो वही वही बात बार बार लिखना शुरू करते हैं। उनको ऐसा लगता है सर हमारी बात नहीं समझ हमें हमारी बात पढ़ नहीं रहे। एक काम कर लेता हूं बेटा, हटा देता हूं, मैं इसको नहीं करवाता हूं, इसको छोड़ देता हूं। एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें पढ़ा लेता हूं कॉपी में। ये सब फालतू है ना, ये सब छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें, तुम बताओ निशा क्या करना है तुम्हारे लिए, बताओ सीरियसली यार, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। यस अक्षय, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर नेगेटिव माइनॉरिटी होगा तो माइनॉरिटी का शेयर हटेगा ही नहीं। अगर नेगेटिव माइनॉरिटी होगा तो पर देखो, नेगेटिव माइनॉरिटी में भी एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, नेगेटिव माइनॉरिटी में मैं आपको पॉइंट बता दूं, नेगेटिव माइनॉरिटी अगर होगा तो यहां से शेयर ये वाला हटेगा, अलग से होल्डिंग कंपनी उसको अलग से बियर करेगा। मतलब नेगेटिव माइनॉरिटी कब होगा, जब माइनॉरिटी जीरो के बियॉन्ड हो जाए। अब वो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा तो बात करेंगे ना, है ना। ठीक है, तो चलो, बात समझ में आई तुम लोगों को ये पॉइंट। तो अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 85 कर सकते हो। करें क्या क्वेश्चन नंबर 85? कुटुर 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 दे तनादन कुटुर 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 कुटुर। चलो, ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ऑन 31st March 11। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बताओ 400 का 7% कितना होता है? 28। रिजर्व्स, डिबेंचर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल परचेज, वेजेस, सैलरीज, डिबेंचर इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंस। एक सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अप टू 30th 9। बेटा ये जो 7 है ना, ये इधर है, ये 7 थोड़ा ऊपर चला गया गलती से। ठीक है, ये कर लो इसको। मतलब इसका मतलब क्या है सर, वाई लिमिटेड को प्रेफरेंस शेयर 28 देना है, उसमें से वो 14 दे चुका है और इसको 7 मिल चुका है। लेट्स सी, और थोड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी जब नीचे का पॉइंट पढ़ोगे। इन्वेंट्री धनाधन, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट इन वाई, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह वगैरह। इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई। ये देखो 1 जुलाई, 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट लिया गया है और ये ईयर एंडिंग है 31st मार्च। मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड कितना हुआ, बताओ बताओ, प्री एक्विजिशन पीरियड कितना हुआ? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का प्री एक्विजिशन पीरियड हुआ, इसीलिए ये वाला एडजस्टमेंट आएगा, ये वाला। अगर क्वेश्चन में ये 1 जुलाई की जगह 1 अप्रैल बोलता, 1 अप्रैल 20, तो ये पूरे साल भर का प्रॉफिट पोस्ट होता, तो फिर यहां प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आता ही नहीं, जीरो हो जाता। कितने लोगों को यह समझ में आया? कितने लोगों को पॉइंट समझ में आया? मतलब ये पॉइंट कब आएगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, शेयर ऑफ होल्डिंग। ये पॉइंट तुम्हें कभी लिखना है, कब लिखना है? जब डीओए
बिगिनिंग में ना हो, जब डीओए बिगिनिंग में ना हो। जब डेट ऑफ एक्विजिशन बिगिनिंग के बाद हो, जब डेट ऑफ एक्विजिशन बिगिनिंग के बाद हो, consisted of 80% इक्विटी शेयर्स एंड 50% प्रेफरेंस। होल्डिंग कंपनी ने 80% इक्विटी और 50% प्रेफरेंस में इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखो, सामने वाली कंपनी के पास, पहली बात तो होल्डिंग कंपनी के पास खुद का प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, तो वो खुद डिविडेंड नहीं देगा। पर वाई लिमिटेड के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो वो डिविडेंड बांटेगा। कितना कितना बांटेगा? 28। उसने कितना बांट दिया है? 14। उसको कितना मिल चुका है? 7। अभी कितना और बांटेगा? 14। उसको कितना मिलेगा? 7। समझ में आएगी नहीं? इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। ठीक है। After acquiring control over Y, X Limited supplied to Y goods at a cost plus 25%. Total invoice value of such goods being 120. 1/4 of such goods were still laying in inventory at the year end. अब पहले कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, आप ध्यान से देख के बताओ किसने किसको बेचा। एक्स लिमिटेड सप्लाइड टू वाई गुड्स कॉस्टिंग कॉस्ट प्लस 25, टोटल इनवॉइस वैल्यू 120। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन 120, सेल बाय एक्स एंड परचेज बाय वाई, ये तो एक हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसमें से 1/4 ऑफ सच गुड्स वर स्टिल लेइंग इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। अगर 1/4 गुड्स लेंगे तो उसके ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट भी आएगा। तो ये हो गया अनसोल्ड गुड्स 1/4, तो 120 का 1/4 30,000। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना कमाया गया था? कॉस्ट प्लस 25। तो अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25 और सेल हो जाएगा 125। तो 30,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 कितना? 6,000। मुझे बताओ ये अनरियलाइज प्रॉफिट मैंने अभी तुम्हें जो फॉर्मेट करवाया है उसमें कहां पर आएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट बताओ कहां पर आएगा? अनमोल बंबानी, गुड इवनिंग सर, आई एम योर May 24 स्टूडेंट, आई क्लियर्ड माय ग्रुप 1 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर। थैंक यू अनमोल एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बढ़िया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ग्रुप 2। कहां पर आएगा ये? चेंजेस इन इन्वेंट्री में माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? डिडक्शन फ्रॉम चेंजेस इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला वर्किंग नोट। और कोई वर्किंग नोट? डेप्रीसिएशन चार्ज 10%, 15%, तो वो तो डायरेक्ट आ जाएगा यार, छोड़ दो। अभी एक और वर्किंग नोट बना दो, वर्किंग नोट नंबर 2। मुझे बताओ, मैंने जो आपको फॉर्मेट बनवाया था उसमें मैं आपको एमआई शेयर ऑफ प्रॉफिट हटाना था। बोलो, एमआई के शेयर का प्रॉफिट मैंने हटवाया था कि नहीं हटवाया था? कैसे पता चलेगा एमआई के शेयर का प्रॉफिट? जो भी सब्सिडरी कंपनी अर्न करेगी
उसमें एमआई के शेयर का प्रॉफिट निकलेगा। तो हम निकालेंगे एमआईज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी के अर्निंग पर एमआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सब्सिडरी कंपनी के अर्निंग क्या होगी? पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट आ जाओ। सबसे पहले सेल ढूंढो, सेल ढूंढो, सेल ढूंढो, सेल ढूंढो, सेल सेल। सब्सिडरी का सेल कितना है? 1900। सेल्स 1900। ठीक है। अदर इनकम ढूंढो। अदर इनकम, अदर इनकम, ये तो पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस है, अदर इनकम कुछ नहीं है। ठीक है। माइनस अभी क्या क्या? परचेजेस ढूंढो। परचेजेस 1200। अभी एक्सपेंसेस माइनस करो। 100 क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। 300 क्या है? वेजेस। हाँ, माइनस वेजेस सैलरीज 300। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट 24, जनरल एक्सपेंस 120, डिबेंचर इंटरेस्ट 24। अच्छा, डेप्रीसिएशन भी आएगा। डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 15% फिक्स असेट्स, तो 1580, 237। ठीक है। जनरल एक्सपेंस कितना? 120। सर डिविडेंड भी माइनस होगा। डिविडेंड बेटा बाद में होगा, पहले एक्सपेंस माइनस होते हैं। ठीक है, तो बताओ कितना बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 रुपीज इन थाउजेंड से। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 माइनस क्या होगा? टैक्स। माइनस क्या होगा? टैक्स 0। टैक्स दिया नहीं है बेटा। ठीक है, तो माइनस बचेगा, ये बचेगा प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स। चेंजेस इन इन्वेंट्री बेटा, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन्वेंट्री। अच्छा, तुम वो 6000 का चेंजेस, ठीक है। यहां कोई चेंजेस इन्वेंट्री नहीं है मेरे भाई, वो उन्होंने डायरेक्टली आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी है। उन्होंने आपको डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी है। अरे मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? एक्चुअली इन्होंने जो आपको इन्वेंट्री दी है वो डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है। तो जो ये परचेज है, जो ये परचेज है, ये एडजस्टेड परचेज है। एडजस्टेड परचेज, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये एडजस्टेड परचेज है बिकॉज क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। अब इसमें से माइनस क्या करोगे? बोलो बोलो। इसमें से माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स है ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे। कितना माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड? 28। सो 28 क्यों? यहां तो सिर्फ 14 है, तो बाकी का 14 पेबल करना पड़ेगा ना। पेड वाला 14, पेबल वाला 14, कुल मिला के 28 माइनस होगा। ओहो अच्छा, 28 माइनस होगा। तो अगर मैं 28 माइनस कर दूं, 19 में से 28 माइनस हुआ, बचेगा 9। ये बचा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स।
9। किसके इक्विटी शेयर होल्डर्स? सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी। अब मुझे बताओ, अगर ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी है, तो बताओ इसमें एमआई का शेयर कितना होगा? एमआई इज शेयर एट द रेट ऑफ 20%। ये नेगेटिव है ना? हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो एमआई का होगा 80% इक्विटी, होल्डिंग ने खरीदा तो 20% होगा, तो 9 का 20%, ये हो जाएगा 1.8 नेगेटिव। बोलो आया समझ में कि नहीं? बोलो 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 बोलो। ठीक है, विशाल कह रहा है पीएनएल के लेस चांसेस हैं एग्जाम में आने के, सिंस इट इज इन डिस्प्यूट इन आरटीपी। विशाल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट कंसोलिडेट पीएनएल पूरा डिस्प्यूट में नहीं है। डिस्प्यूट में है उसका वो पॉइंट जहां डेट ऑफ एक्विजिशन अगर कहीं मिड में है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, अगर डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल को है तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। पर मैं तुम सभी बच्चों को रेडी कर रहा हूं कि अगर गलती से इंस्टीट्यूट ने डिस्प्यूट वाला दे दिया तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? फिर तो सॉल्यूशन करके आना पड़ेगा ना इंस्टीट्यूट के जैसा ही, ठीक है? फिर तो करके आना पड़ेगा। तो वो पीएनएल डिस्प्यूटेड नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, पीएनएल का वो पॉइंट डिस्प्यूटेड है जहां मिड ऑफ द ईयर में कहीं इन्वेस्टमेंट किया गया है और हमें प्री एक्विजिशन हटाना पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी कैसे हटाता है वो अलग तरीके से हटाता है। पर उन्होंने यहां पर उसको, ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड में नहीं है, इन्होंने इंस्टीट्यूट ने यहां मिड में देने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट ने सही किया है, ठीक है? चलो एनीवेज, क्या बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? हम्म, ये हट गया, ठीक है। अब देखो मुझे ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, शेयर ऑफ होल्डिंग। सब्सिडरी का जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, अब सुनो, सब्सिडरी का टोटल प्रॉफिट कितना है? -9, पूरे 12 महीने का है, 12 मंथ्स का है। तो इसमें होल्डिंग का कितना शेयर हो गया? होल्डिंग शेयर 7.2, ठीक है। ये भी 12 मंथ, ये भी 12 मंथ। अब मुझे बताओ इसमें होल्डिंग्स शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकालो कितना? 3 मंथ्स का। कैसे आएगा? 7.2 इंटू 3/12, 1.8, 1.8। तो आपको एक ये आइटम मिल गया, आपको एक ये आइटम मिल गया। ये समृद्ध रहेगा, ये समझ में आया कि नहीं? एक छोटा सा एडजस्टमेंट और है,
पर मेरे को लगता है कि एक छोटा सा एडजस्टमेंट और है। बताऊं, अभी बताऊं कि बाद में बताऊं? अभी बताऊं कि बाद में बताऊं? अक्षय क्या बताया उन्होंने, थोड़ा सा आप मुझे बताओगे क्या? अक्षय जो आप बोल रहे हो बीओएस चेयरमैन के साथ इंटरेक्टिव मीट था, उन्होंने भी सेम चीज बताया कंसोलिडेटेड पीएनएल के बारे में जो अभी आपने बताया। आप प्लीज थोड़ा सा उस पर अपनी लाइट्स डालो। हाँ, मेरे को एक और एडजस्टमेंट डिस्कस करना है, अभी बोलूं? मुझे लगता है यार तुम ना अभी नहीं समझ पाओगे। लास्ट में बोलता हूं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लास्ट में बोलता हूं, ठीक है? एक एडजस्टमेंट है, अभी नहीं बता रहा हूं, अभी नहीं बता रहा हूं, लास्ट में समझा दूंगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अब हम फेयर वर्किंग करेंगे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, चलो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आई थिंक सेल्स दिया हुआ है। होल्डिंग का बोलो, सब्सिडरी का बोलो, होल्डिंग का और सब्सिडरी का बोलो। 1800, 1900, मैं पूरा पूरा चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ। 1800, 1900। अब तुम इस बात को समझो कि मैं पूरी 12 महीने की सेल लिख रहा हूं सब्सिडरी की, जबकि मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई है। तो मुझे 9 महीने लिखना चाहिए, पर मैं पूरा 12 महीने लिख रहा हूं। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में मैं 3 महीने हटा दूंगा। प्रॉब्लम क्या है? सबसे लास्ट में मैं 3 महीने हटा दूंगा। अब इसमें कोई इंटर कंपनी एडजस्टमेंट है ना? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है ना? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, ये देखो। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, सेल बाय एक्स, परचेज बाय वाई। 120 रुपीज इन 1000 है, तो 120 हट जाएगा। 120, तो ये आ जाएगा 3580। ये रेवेन्यू आ गया। दूसरा, अदर इनकम, थोड़ा ध्यान देना। अदर इनकम, सर अदर इनकम में क्या आएगा? भाई साहब, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी से मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, बताओ, सब्सिडरी कंपनी से मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा? कितना मिलेगा बताओ? सब्सिडरी कंपनी से मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना मिलेगा? मेरे को ना, एक सेकेंड। हम्म
प्रेफरेंस डिविडेंड कितना मिलेगा बेटा, मिलेगा बोल रहा हूं। होल्डिंग कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर में 50% इन्वेस्टमेंट किया है, तो सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही है? टिंग 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 टिंग। कितना? 28। तो क्या पूरा 28 मिलेगा? नहीं, 50% मिलेगा, मतलब कितना? 14, जिसमें से 7 मिल गया है, 7 मिल गया है, और बाकी 7 और मिलेगा। सर उन्होंने बताया कि इफ मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन ऑफ इंडल पे क्वेश्चन आने के रेयर चांसेस है, बट स्टिल एक बार प्रिपेयर रहने कहा, एंड इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड कितना मिलेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम एस कितना मिलेगा? सर बता तो दिया। फर्स्ट अप्रैल, 31 मार्च, पूरे साल भर का डिविडेंड इनकम मुझे कितना मिलेगा? 14। पूरे साल भर का डिविडेंड इनकम कितना मिलेगा? 14। एक काम करो, हाँ वो 7 मिल चुका है, 7 मिलेगा, ठीक है। एक काम करो, इसको मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, कब किया था? 1 जुलाई। तो अब बताओ इस 14 में से 3 मंथ्स का कितना? 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 3.5 प्री एक्विजिशन डिविडेंड और 10.5 पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। भाई 14 का मुझे डिविडेंड इनकम होगा, पर उसमें से 3.5 तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ये ट्रांसफर टू P&L। यस, COC। तो मेरे को तो इनकम सिर्फ इतनी होगी ना 10.5 की, दादा। ओ दादा, समझ में आया दादा। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम एस होल्डिंग को 10.5, बट माइनस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन 10.5। अगर होल्डिंग को मिलेगा तो सब्सिडरी को पे करना पड़ेगा। अगर होल्डिंग को मिलेगा तो सब्सिडरी को पे करना पड़ेगा। जीरो। मैं एक्चुअली इसी की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला ना कि मैं एक एडजस्टमेंट बोलूं क्या। तो होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, कितना मिलेगा? तो 14, पर 3.5 तो वो अपने इनकम में डालेगा ही नहीं ना। 3.5 तो अपने इनकम में डालेगा ही नहीं, वो अपने इनकम में कितना डालेगा? 10.5। वो अपने इनकम में कितना डालेगा? 10.5। समझा कि नहीं? ठीक है, चल 3580 टोटल इनकम, टोटल इनकम ये मैंने अलग से लिख के रखा है, ठीक है।
चलिए अब एक्सपेंसेस पे आते हैं। एक्सपेंसेस में क्या है? पहले तो एडजस्टेड परचेज। मुझे बताओ एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? होल्डिंग सब्सिडरी एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? ये आएगा 1000, ये आएगा 1200, इसमें आएगा माइनस इंटर कंपनी एडजस्टमेंट, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट 120, ऊपर आपने सेल माइनस की थी ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ठीक है। अच्छा एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? क्या मैं एडजस्टेड परचेज को बोल सकता हूं सीओजीएस? और सीओजीएस का मतलब क्या होता है? सीओजीएस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। चलो तुम इस तरीके से छोड़ो, छोड़ो इसको हटाओ। लिख लिया एडजस्ट परचेज, बस ठीक है लिख लिया। दूसरा क्या है? चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का क्या होता है? ओपनिंग क्लोजिंग। पर यहां तो एडजस्टेड परचेज लिख लिया है, तो होल्डिंग का कितना होगा? जीरो। सब्सिडी का कितना होगा? जीरो। पर मैंने बताया था चेंजेस इन इन्वेंट्री में अनरियलाइज प्रॉफिट आता है, तो हमारे क्वेश्चन में अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 6000। तो माइनस क्या करूंगा? माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट 6000। तो एक तो ये 2080, और 6000 को 6 लिखेंगे ना अपन, -6। अब मैं चाहूं तो मैं ये वाला एडजस्टमेंट ना लिखा के -6 में ऊपर ही -6 कर सकता हूं, क्योंकि ये एडजस्टेड परचेज है। तो एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इसमें आ गया होगा, तो मैं -6 यहीं पर कर सकता हूं। पर मैंने बोला कि फालतू में तुम्हारा, तुम में से आधे लोगों को नहीं समझ में आया, तुम बोलोगे सर आपने अनरियलाइज प्रॉफिट परचेज में से कैसे माइनस कर दिया सर, ये क्या तरीका होता है सर, ये कैसा गेम खेल रहे हो हमारे साथ। तो मैंने बोला छोड़ो यार, तुम ना चेंजेस इन्वेंट्री में ही कर लो, तुम ना अभी वैसे ही बहुत ऐसे वाले क्वेश्चन से डील कर रहे हो जो अपने आप में बहुत अलग टाइप का हटके क्वेश्चन है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वेजेस, होल्डिंग सब्सिडरी, सैलरी वेजेस 200 300, 200 300 मतलब 500। फाइनेंस कॉस्ट, होल्डिंग सब्सिडरी 24 24 48। डेप्रीसिएशन, होल्डिंग सब्सिडरी 2200 का 10% 220, और 1580 का 15% 237, 457, 457। फिर अदर एक्सपेंसेस, होल्डिंग सब्सिडरी, जनरल एक्सपेंस 160 120, 280। टोटल एक्सपेंस 080 -6 प्लस 500 48 47 280 3359, 3359। तो निकालो प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
ये आ गया 221। फिर टैक्स 0, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 221। अब इसमें से क्या क्या हटाएंगे? माइनस MI, नहीं 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 नहीं, डिविडेंड हटाएंगे ना, डिविडेंड हटाएंगे ना दादा, प्रेफरेंस डिविडेंड हटाएंगे ना दादा, प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाओ 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 आजा 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 आजा। प्रेफरेंस डिविडेंड बाय सब्सिडरी कितना? 28। सब्सिडरी प्रेफरेंस डिविडेंड बाय सब्सिडरी 28। प्रेफरेंस डिविडेंड बाय सब्सिडरी 28। हाँ 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 28। इसमें से चलो मुझे बताओ क्या क्या हटेगा, क्या क्या हटेगा? इंटर कंपनी के नाम पर कुछ है? इंटर कंपनी के नाम पर कुछ है? इंटर कंपनी के नाम पर कुछ है? प्रेफरेंस डिविडेंड इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन 14। 28 में से 14 तो किसको मिलेगा? होल्डिंग को मिल गया ना, वो बाहर निकाल। 28 में से 14 को बाहर निकाल। सर 10.5 आएगा ना सर, सर सर 10.5 आएगा सर। 10.5 ये ऊपर वाला आएगा, और 3.5 3 महीने का प्री आएगा, वो भी तो हटेगा, प्री वाला भी पोर्शन, प्री वाला पोर्शन भी तो हटेगा 3.5। ये 14 क्या क्या हटेगा? 3.5 एंड 10.5 प्री एंड पोस्ट। कितना आया? 14। अब बताओ कितना बचा? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 207, माइनस MI's शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सब्सिडरी वर्किंग नोट 2। कुछ याद है? MI का शेयर कितना था? MI का शेयर 1.8, नेगेटिव नेगेटिव 1.8, मतलब इस 207 में नेगेटिव 1.8 MI का शेयर प्रॉफिट है, वो हटाना है तो नेगेटिव है ऑलरेडी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूं माइनस है तो मैं माइनस करूंगा, और वो MI का शेयर है कितना? 1.8, तो मैं ये बोलूंगा माइनस माइनस 1.8 तो प्लस हो जाएगा ना, बोलो ना।
मैं बोल रहा हूं माइनॉरिटी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो लॉस है, एक्चुअली नेगेटिव 1.8 है, और उसको हटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 1.8 ये कितनों को समझ में आया? बड़े शुरू से बोल रहे थे सर बढ़िया है सर, करवाओ, मजा आ रहा है सर। आप तो जो करवाओगे तो समझ में आना ही है। सूरज इधर से उधर हो जाए, चंद्रमा इधर से इधर हो जाए, सर आपका तो समझ में आना ही है सर। नालायक बड़ बोले। हैं? कहां गए वो लोग? किधर हैं? हैं? किधर है वो लोग? बैलेंस शीट की याद आ रही है। देखो ऐसा है कि मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है, ये 10-15 क्वेश्चन पीएनएल के बने होंगे तो उनमें से एक क्वेश्चन ऐसे। सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या है, प्रेफरेंस का भी उन्होंने फ्लेवर डाल दिया, उसके बाद उन्होंने डेट ऑफ एक्विजिशन को मिड में कहीं पर कर दिया। अब यार इसमें और ऊपर से लॉस मेकिंग माइनॉरिटी कर दी। अब तुम बताओ ना यार, एक बात बताओ ना, माइनॉरिटी में सब्सिडरी में लॉस आ रहा है, मैं क्या करूं? अब सब्सिडरी में अगर लॉस आ रहा है तो माइनॉरिटी शेयर नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हटाने के लिए तो मुझे एड बैक करना पड़ेगा ना, नेगेटिव माइनॉरिटी हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई लॉस हटाने के लिए एड बैक होगा। अब सर वो तो होल्डिंग कंपनी बियर करेगा ना। मेरे भाई होल्डिंग कंपनी तो तब बियर करेगा जब माइनॉरिटी नेगेटिव में आएगा। सर तो नेगेटिव में तो आया है सर। अरे भाई मेरे, माइनॉरिटी को करंट ईयर का शेयर ऑफ लॉस मिला है, पर ओपनिंग बैलेंस तो माइनॉरिटी का पॉजिटिव ही होगा ना। जैसे हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था नेगेटिव माइनॉरिटी वाला, ये मैंने नेगेटिव माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन करवाया था। अब देखो तुम्हें लॉस तो यहां पर भी हो रहा था, ये लॉस हो रहा था, उसमें माइनॉरिटी का शेयर कितना था? 30%, 75। तो क्या मुझे बताओ 75 क्या होल्डिंग बियर कर रहा था क्या? देखो कहां किया है, नहीं किया ना होल्डिंग ने बियर। क्यों नहीं किया? बिकॉज ये लॉस माइनस करने के बाद भी बैलेंस तो पॉजिटिव ही बच रहा है ना गधेड़े। तो करंट ईयर का लॉस सिर्फ माइनस है, सिर्फ करंट ईयर का लॉस है, माइनॉरिटी टोटल मिला के माइनस थोड़ी हो गया। माइनॉरिटी का ओपनिंग बैलेंस 324 पॉजिटिव था। ड्यूरिंग द ईयर तूने उसको लॉस जब बांटा तो उसी को बांटा ना, तूने कहा वो होल्डिंग में ले गया। क्या माइनॉरिटी को कभी लॉस नहीं बढ़ सकता? क्यों नहीं बढ़ सकता? हाँ, वहां क्या माइनॉरिटी को लॉस नहीं बढ़ सकता क्या? माइनॉरिटी को लॉस बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ, तब तक जब तक माइनॉरिटी नेगेटिव ना आ जाए। तो लॉस तो ड्यूरिंग द ईयर का बांट रहे ना। कहां गया? हाँ, तो मैं माइनॉरिटी का शेयर ऑफ लॉस हटा रहा हूं, मुझे इसका ओपनिंग बैलेंस में मान के चल रहा हूं कि भाई ये तो ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव होगा। अब क्लियर हुआ? चलो फॉर्मेट को फॉलो करो। क्या क्या हटा दिया तुमने? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर ऑफ प्रॉफिट हटा दिया, अर्निंग अवेलेबल फॉर ओनर्स ऑफ पेरेंट, अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी हटाना है। तो
ये क्या है? अर्निंग्स फॉर ओनर्स ऑफ पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी के ओनर्स की अर्निंग हो गई। अभी क्या करोगे? माइनस पेरेंट्स शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। अब मुझे बताओ, तुमने ये भी निकाल लिया था वर्किंग नोट नंबर 2, पेरेंट शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कितना निकाला था तुमने? ये निकाला था होल्डिंग शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये भी माइनस में, ये भी 1.8 माइनस में। कहां गया? ये भी 1.8 माइनस में है, ये भी 1.8 माइनस में है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। लॉस को हटाने के लिए एड बैक। थैंक यू सो मच विधान। तो अब बताओ, हे मां माता जी, कितना आया? 210.6, 210.6। एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई कहीं पर दिक्कत परेशानी, कोई एडलेस में दिक्कत तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है एडलेस में? एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, एडलेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। उफ, ठीक है। एक जगह छोटा सा चेंज है, एक एक मुझे लगता है कि हमने आ, एक हमने चीज को थोड़ा सा गलत लिख लिया है, वो है अनरियलाइज प्रॉफिट। जो -6 लिखा है ना, जो -6 लिखा है, वो हमने गलत लिख लिया है। -6 को +6 लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपके साथ बस एक अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट मैं बता देता हूं कि कैसे लिखेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट मैं आपको बता देता हूं क्या लिखेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ओपनिंग स्टॉक इज 50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000, तो बताओ 10,000 को क्या लिखोगे? चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखोगे।
चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखोगे 10,000, और उसको पी एंड एल में कैसे लिखोगे? पी एंड एल में, पी एंड एल में तुम एक्सपेंस के अंडर उसको कैसे लिखोगे? 10,000 नेगेटिव एक्सपेंस, 10,000 नेगेटिव एक्सपेंस लिखोगे। पर अब यही अगर मैं बोलूं कि क्लोजिंग स्टॉक में से 2,000 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट हटा दो, सपोज अनरियलाइज प्रॉफिट है 2,000 रुपीज का, सपोज अनरियलाइज प्रॉफिट है 2,000 रुपीज का, मैं बोल रहा हूं वो हटा दो, अनरियलाइज प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक से हटा दो, तो लॉजिकली क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कितना होना चाहिए? 58। तो डिफरेंस भी कितना आना चाहिए? 8,000। तो इसका मतलब इस 10,000 की जगह पर क्या आना चाहिए? नेगेटिव 8,000। एक्सपेंस नेगेटिव 8,000 आना चाहिए। मतलब मेरा कहने का है कि 10,000 नेगेटिव है और प्लस 2,000 करना चाहिए मुझे, मुझे प्लस 2,000 करना चाहिए। बोलो, मुझे प्लस 2,000 करना चाहिए ओवरऑल नेट नेट। वो हुआ ये कि अपने अपने साथ चोट ये हो गई कि अपन के पास चेंजेस इन इन्वेंट्री 0 थे, इस वजह से अपन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए। आया समझ में कि नहीं? तो मोरल ऑफ द स्टोरी करना क्या है? आपको 2,000 ऐड होगा, मतलब आपको यहां पर 6 रुपीज ऐड होगा, ये ऐड होगा, ऐड। तो ऐसे केस में जो मैंने फॉर्मेट करवाया है सॉरी, ये मैंने फॉर्मेट करवाया है, या तो तुम इसमें भी डायरेक्टली ऐड कर दो, बिकॉज ये चेंजेस इन इन्वेंट्री है, ये चेंजेस इन इन्वेंट्री है, ठीक है ना? मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस होगा तो अल्टीमेटली एक्सपेंस बढ़ेगा, तो एक्सपेंस बढ़ेगा, इसलिए यहां पर ऐड करना चाहिए। चलिए अब निकालो कितना आ रहा है। थ्री 3,371, ये आ जाएगा 209, 14 गया, ये आ जाएगा 195, ये आ जाएगा 196.8, ये आ जाएगा 198.6। ठीक है? सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर योर कंसोलिडेट फाइनेंशियल कंसोलिडेट पी एंड एल। अब देखो एग्जाम में हम एक एवरेज मान के चले कि अगर एग्जाम में एक एवरेज क्वेश्चन आ गया तो किस लेवल का आएगा? एग्जाम में अगर ये एवरेज क्वेश्चन आया तो किस लेवल का आएगा? क्या वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन पूछेगा? हाँ। क्या वो अनसोल्ड और अनरियलाइज्ड पूछेगा? हाँ, ये नॉर्मल चीजें हैं। प्रॉब्लम कहां मेजर है? प्रॉब्लम है मेजरली हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई, जो थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है, तो वो ये नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा, तो उससे आपका ये वाला जो काम है ना, ये सब बच जाएगा। दूसरा, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी पूछने के चांसेस ना के बराबर है, तो अगर ये चीजें हटा दो, ये चीजें हटा दो, तो क्वेश्चन में वैसे ही उसकी जान आधी हो गई। ठीक है? ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर हुआ? अब बोलिए, कुछ आया समझ में कि नहीं? अब जो उन्होंने ये माइनस किया है ना, ये वाला जो उन्होंने ये वाला माइनस किया है ना 3,500, मैं उस पर भी आपके साथ चर्चा करने को रेडी हूं। आप बोल रहे होगे कि सर
ये 195 100 आया है सर, आपका तो 198 600 आया है, तो सर 3500 का डिफरेंस है। हाँ, मैं आपके साथ ये रेडी हूं डिस्कस करने को। ये 3500 क्या है एक्चुअली? आपको याद है प्रेफरेंस डिविडेंड जो होल्डिंग कंपनी को 14 मिलने वाला था, 14 मिलने वाला था, उस 14 में फर्स्ट 3 मंथ्स का प्री प्रॉफिट होगा, तो 14 इंटू 3/12 तो हो गया 3.5। तो ये बोल रहा है कि 3.5 का प्रॉफिट भी हटा दो। मैं बोल रहा हूं यार ये हटना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, जब मैंने अपने P&L में डाला ही 10.5, अगर मैं यहां पर 14 डाल देता था, अगर मैं यहां पर 14 डालता तो मैं समझ सकता हूं कि हाँ 3.5 हटा दो। जब मैंने 3.5 P&L में डाला ही नहीं, तो मैं हटाऊंगा क्यों? आ रही मेरी बात समझ में? तो इसको तुम इग्नोर करो, ये कुछ नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है, 3.5 हटा दो। ठीक है, बस ये वाली पॉइंट है। ये मेरी बात कौन कौन समझा? इन्होंने क्या किया है कि अरे वो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसके 3 महीने का तो प्री प्रॉफिट है, प्री प्रॉफिट हटा दो हटा दो। अरे भाई, हमने तो डाला ही अपने क्वेश्चन P&L में पोस्ट प्रॉफिट है। जब डाला ही हमने 9 महीने का है, तो हम फिर क्यों हटाएं? अरे भाई, फिर क्यों हटाएं? तो इसीलिए इसीलिए मैंने यहां पर वो नहीं डाला, 198.6। ठीक है, आया समझ में? आई बिलीव आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका कंसोलिडेटेड P&L। और कुछ सर? सर अब ऐसा है कि जो मास्टर क्वेश्चन है 88, 88 का मास्टर क्वेश्चन है, एक बार वो करके देख लेना खुद से, क्योंकि अब मतलब इसे कंसिडर नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है। अब यार देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मास्टर, देखो ये मास्टर प्रॉब्लम वैसे भी मैंने बनाया हुआ है, ये एग्जाम्पल ऑफ जय सर है। ठीक है ना? आपको अगर ट्राई करना हो तो एक बार आप देख लेना, बिकॉज अब मैं यार इतना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं, मतलब अब कंसोलिडेशन को 3 लेक्चर हो चुके हैं, मैं चौथा लेक्चर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हूं, ना ही मैं अभी कंटिन्यू कुछ करना चाह रहा हूं। तो यार ये आप देख लेना। थैंक यू मनु गोयल, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एग्जाम्शंस। निशा, MTP 1 का क्वेश्चन, एक छोटा पॉइंट बस। MTP 1 का क्वेश्चन, MTP 1 का क्वेश्चन, एम टी पी कहाँ से लाऊं? किसी ने मुझे भेजी थी MTP। MTP, एम टी पी। MTP, MTP का कौन सा नंबर पॉइंट? कौन सा नंबर पॉइंट MTP का? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
From the following information of Kedar and its subsidiary Vijay at 31st March, prepare a consolidated balance sheet as at that of having regard to the following. Reserves and profit and loss account of Vijay stood at 62,537 on the date of acquisition of its 80% shares by Kedar on 1st April. Machinery book value this, furniture book value this were valued at 375 and 37,500 respectively on 1st April for the purpose of fixing the price of its shares. Machinery book value 250, furniture book value 50 of Vijay were revalued at 375 and 37,500 respectively on 1st. तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक हमने इसको मस्ट डू कैटेगरी में हमने रखा ही नहीं होगा इसको, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक सो कि यार ये क्वेश्चन में कोई डाउट होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने रखा नहीं है, पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार बच्चों। सर इसमें डीओए 1 अप्रैल है, तो रिवॉल्यूशन का जो लॉस है वो पोस्ट में होगा क्या, सब यहां प्री में होगा? प्री में होगा क्या यार? बुक वैल्यू 250 और रिवॉल्यूशन 375, तो 375 माइनस 250, तो 125 गेन प्री में होगा और 37,500 12,500 पोस्ट में होगा। लॉस, सॉरी पोस्ट नहीं, वो भी प्री में होगा। लॉस ये भी प्री में होगा, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, हमेशा प्री में होगा, हमेशा प्री में होगा। फिर जो उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होगा वो पोस्ट में आएगा। क्या इसमें पूछ रहे हो यार? ये क्वेश्चन ये बहुत ही आलतू फालतू क्वेश्चन है। ये क्लास में मैंने करवाया है कई बार। सॉल्यूशन का पोस्ट में किया है। अब यार मेरे हिसाब से वो होगा, अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा। इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल उठा के देख लो, फिगर्स बदल के, नाम बदल के, सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा बेटा, सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। आप उस पर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना? आप लोग ज्यादा लोड लेते हो, उसको एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट अपने को क्या करवाना है। सो इसी के साथ हमारा हो गया कंसोलिडेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मुझे आपको क्या करवाना है, AS23 और AS27, AS23 और 27। तो 23 करेंगे ऑफकोर्स पहले हम, ठीक है ना? 23 करेंगे ऑफकोर्स पहले हम। तो 23 अभी ना, 23 में 1 या 2 लेक्चर लगेगा, आई डोंट नो। अभी ना कल का लेक्चर अपना AS23 का होगा। तो मैं क्या बोलता, कल का जो AS23 का लेक्चर होगा वो लेक्चर ना प्रीपोन हो सकता है, वो लेक्चर में आपके साथ 6:45 के आसपास लूं, 6:45 या 7 o'clock पे लूं, ठीक है ना? कितने बजे? 6:45 या 7 o'clock पे आपके साथ मैं ये लेक्चर लूंगा। कितने बजे बोला मैंने? 6:45 या 7 o'clock पे के आसपास में आपके साथ वो लेक्चर लूंगा AS23 का, ठीक है ना? अब क्योंकि मुझे AS23 में कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों डिस्कस करने हैं, तो बेटा हो सकता है सिर्फ मैं कल 1-1.5 घंटे में कंसेप्ट ही डिस्कस कर पाऊं, या आई डोंट नो कितना क्या हो पाएगा। सो विल सी, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, सर आप AS23 का चार्ट रिवीजन करके आओ, ठीक है ना? सर चार्ट रिवीजन कहां से करके आए? तो आप AS23 जहां से रिवाइज कर सकते हो, आपके पास जो मटेरियल है आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो AS23 जय चावला YouTube पे सर्च करो, ठीक है? AS23 जय चावला YouTube पे सर्च करो, ये आपको एक छोटा सा लेक्चर मिल जाएगा 20 मिनट में। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो 5 घंटे का लेक्चर है। अगर आपने AS23 पहले कभी नहीं पढ़ा, तो ये रेगुलर कोर्स का डिटेल लेक्चर है, रेगुलर कोर्स 5 घंटे में कंप्लीट AS23, ठीक है ना? और दूसरा है चार्ट रिवीजन 20-25 मिनट का, और जो मैं कल करवाऊंगा वो लगभग हो जाएगा 1.5-2 घंटे, मतलब कल की क्लास परसों की क्लास मिला के ओवरऑल 1.5-2 घंटे इसमें मैं कंपाइल अप करवा लूंगा, ठीक है? चलिए तो गाइस इसी के साथ विदा लेते हैं अपन आज के लिए। थैंक यू सो मच। कल की क्लास प्रीपोन होगी 6:45-7 बजे के आसपास होगी, ठीक है?
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।